नमस्कार दोस्तों, नीलटंका में आप सभी का स्वागत है। देश में सिमी के बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की कुछ समय से खूब चर्चा हो रही है। यह संस्था बार बार कह रही है कि उसका आतंकवाद से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन देखा जा रहा है कि कुछ समय से हर छोटे मोटे विवाद में उसका नाम सामने आ रहा है, जिसकी वजह से पीएफआई सभी के नज़रों में चढ़ी हुई है। गुरुवार को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए और परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। यह कार्रवाई 11 राज्यों में की गई, जिसमें 106 ठिकानों पर छापे मारे गए। वहीं 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि यह संख्या बढ़ भी सकती है। दोनों एजेंसियों ने यह कार्रवाई आतंकी फंडिंग और ट्रेनिंग कैंप आवासों के साथ पीएफआई अधिकारियों के ठिकानों पर की। एनआईए ने उत्तर प्रदेश, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्यों में छापे मारे हैं। एनआईए ने पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओएमएस सलाम और दिल्ली के पीएफआई अध्यक्ष परवेज अहमद को भी गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के बाद सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या पीएफआई को बैन करने की दिशा में सरकार कोई कदम उठाएगी या यूं ही बस कार्रवाई पे कार्रवाई करती रहेगी। वहीं सवाल यह भी उठ रहे हैं कि आखिर पीएफआई पर मेगा एक्शन की वजह क्या है। इस संबंध में बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई टेरर फंडिंग, ट्रेनिंग कैंप और संगठन में शामिल होने के लिए उकसाने वाले लोगों के यहाँ छापे मारे गए। गौरतलब है कि केरल में पीएफआई से जुड़े कुछ लोगों को अग्निशमन दल ने ट्रेनिंग दी थी। इसके बाद यहाँ मुद्दा खूब गरमाया था। बताया जाता है कि 30 मार्च को केरल के अलुवा में पीएफआई द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें केरल पुलिस के अग्निशमन और बचाव दल के कर्मचारियों ने पीएफआई के सदस्यों को ट्रेनिंग दी थी। विवाद बढ़ने के बाद 2 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया था। कुछ समय से देखा जा रहा है कि सिमी की तरह पीएफआई भी देश भर में अपना पैर जमा रहा है और मुस्लिम समुदाय से जुड़े हर विवाद में उसका नाम सामने आ रहा है। बताते चलें कि सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया भारत में एक प्रतिबंधित संगठन है, जो मुस्लिम संगठन था। इस संगठन का गठन 25 अप्रैल 1977 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। शुरू में यह संगठन मुस्लिम समुदाय के लिए काम करने का दावा करता था, लेकिन धीरे धीरे यह आतंकी गतिविधियों में शामिल हो गया था, जिसके बाद इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बहरहाल पीएफआई के कई कारनामे सामने आए हैं, जिसके बाद से इस संगठन के कार्रवाई करने की मांग तेज हो गई थी। बिहार की राजधानी पटना में गजवाए हिंद स्थापित करने की साजिश रची गई थी, जिसके बाद पुलिस ने यहां छापे मार कर गिरफ्तारी की थी। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां से कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किया गया था। जांच पड़ताल में यह भी सामने आया था कि इस मिशन को पूरा करने के लिए पाकिस्तान, यमन, बांग्लादेश जैसे देशों से मदद की जा रही थी। इतना ही नहीं, आरोपी लगातार दूसरे देशों से संपर्क में भी थे। गिरफ्तार किए गए आरोपी पीएफआई के सदस्य थे और कई राज्यों से आए युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही थी। पीएफआई यह सब एक एनजीओ की आड़ में लेकर कर रहा था। इतना ही नहीं, पीएफआई पर तेलंगाना में कराटे की ट्रेनिंग देने के नाम पर युवाओं को जुड़ाकर हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। यहाँ भी एनआईए ने कार्रवाई की थी। पीएफआई यह ट्रेनिंग तेलंगाना के निजामाबाद में दे रहा था। उस समय यहाँ 30 स्थानों पर कार्रवाई की गई थी। जुलाई में भी ऐसे ही कार्रवाई की गई थी, जिसमें 4 लोगों को हिरासत में लिया गया था। पीएफआई का कर्नाटक हिजाब विवाद में भी मुख्य भूमिका रही है। पीएफआई की दूसरी शाखा कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने इस विवाद को हवा दिया था। वहीं कर्नाटक में प्रवीण नामक युवक की हत्या में भी पीएफआई का नाम सामने आया था। सबसे बड़ी बात यह है कि पीएफआई मतलब एक तरह से विवाद। इस संबंध में 2012 के केरल हाई कोर्ट में राज्य सरकार ने कहा था कि 27 हत्याओं में पीएफआई सीधा जुड़ा हुआ है। इसमें यह भी बताया गया था कि जो हत्याएं हुई है उनमें आरएसएस और सीपीएम के कार्यकर्ता हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि पीएफआई भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए काम करता है। 2020 में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में चल रहे आंदोलन में भी पीएफआई की भूमिका संदिग्ध थी। तब के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि आंदोलन में पीएफआई सक्रिय भूमिका में है। हालांकि पीएफआई इस दावे को नकार दिया था। 2021 में यूपी एटीएस ने दिल्ली के शाहीन बाग में स्थित पीएफआई ऑफिस की तलाशी ली थी। बता दें कि ईडी धन शोधन के मामले में दिल्ली और यूपी दंगों की जांच कर रहा है। जनवरी 2020 में परिवर्तन निदेशालय ने भी जांच के बाद दावा किया था कि 4 दिसंबर 2019 से लेकर 6 जनवरी 2020 के बीच पीएफआई से जुड़े अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा रकम आई थी, जबकि 1 करोड़ 34 लाख रुपये निकाले गए थे।
जिसके बाद नागरिक संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन और तेज हो गया था। इस छापेमारी को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि इस कार्रवाई की तैयारी अगस्त में ही हो गई थी, जिसमें अमित शाह ने पीएफआई के लगातार संदिग्ध गतिविधियों पर बात की थी। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और अन्य जांच एजेंसियों के अधिकारी शामिल हुए थे। इसके बाद इस पर होमवर्क करने के बाद कार्रवाई करने को कहा गया था। पीएफआई के नाम एक से बढ़कर एक साजिश दर्ज है। देश को तोड़ने और पीएम जैसी हस्तियों को निशाना बनाने के प्लान में इस संगठन का नाम सामने आ रहा है। गुरुवार की छापेमारी में अकेले एनआईए की एक्शन नहीं लिया, बल्कि उनके साथ परिवर्तन निदेशालय, आईबी, आतंकवाद निरोधी दस्ता और स्पेशल टास्क फोर्स भी शामिल है। इन एजेंसियों के अधिकारी अपने अपने स्तर पर कार्रवाई में शामिल हुए। साजिश करने वाले इस संगठन का कोई सिरा एनआईए नहीं छोड़ रही है। बहरहाल पीएफआई की संदिग्ध भूमिका की लंबी लिस्ट है। इस छापे से सवाल उठ रहे हैं कि क्या पीएफआई पर बैन लगेगा, क्योंकि पीएफआई पर लंबे समय से बैन किए जाने की मांग हो रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस छापे में उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ जंका ऐप को डाउनलोड करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।